क्लास 10th में हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। लेकिन इस राष्ट्रवाद का निर्माण इतना आसान नहीं था। आज जिस यूरोप को हम लोग वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं, उसमें कई देश नज़र आते हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली इत्यादि देश, जो कि एक राष्ट्र या देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसी स्थिति नहीं थी। तत्कालीन समय में जो देश थे, छोटे छोटे डचों, कैंटिन, राजशाहियों में बटे हुए थे, जो कि अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और किसी सत्ता के अधीन नहीं मानते थे। इनकी कोई अपनी एक सुनिश्चित पहचान नहीं थी। इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनकी कार्यशैली सब एक दूसरे से अलग थी, और ना ही वो अपनी कार्यशैली, अपनी संस्कृति को अन्य किसी संस्कृति के साथ मिलाना चाहते थे। परिणाम यह था कि एक तरीके से कहा जाए तो सांस्कृतिक विभिन्नता की स्थिति बनी हुई थी। उदाहरण के लिए हैब्सबर्ग साम्राज्य की चर्चा की जा सकती है, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के क्षेत्र पर हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। इस क्षेत्र में कई भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसे कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड इत्यादि क्षेत्र में थे। इसी तरीके से इटालवी भाषा बोलने वाले लोग जो कि लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र में थे। इसी तरीके से कुछ क्षेत्र में पोलिश भाषा बोलने वाले थे। तो ये अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग, जिनमें आपस में किसी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं थी, न ही वो एकता स्थापित करना चाहते थे। इस परिस्थिति में एक प्रश्न उठता है कि जब सभी लोग एक दूसरे से अलग थे, तो उस परिस्थिति में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जब सारे राज्य एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार की एकता नहीं है, तो इस अनेकता वाली स्थिति में राष्ट्र या राज्य का विचार किस प्रकार से उभर करके सामने आया। तो इसका उत्तर अगर हम लोग एक लाइन में देना चाहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास करके कुलीन वर्ग के बारे में कहा जाए तो कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से यूरोप का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी बड़े पैमाने पर संपत्ति थी। शहरी क्षेत्र में ये बड़े बड़े हवेलियां बना करके रखते थे, और लगभग सभी कुलीन वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आपस में फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। इनके कुलीन वर्ग के लोग वैवाहिक संबंध के रूप में एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तो सभी कुलीन वर्गों ने अपने आप को यूरोप से एक अलग स्थिति में बना करके रखा था, जिन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए रूढ़िवादी नियमों का, कानूनों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग, जिसमें कि व्यापारी और नौकरी पेशा लोग होते थे, ये जो 18वीं शताब्दी का समय था, औद्योगिक क्रांति का समय था। यूरोप में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा था, और इस औद्योगिकरण के कारण समाज में कई प्रकार के सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ, विशेष रूप से पूंजीवादी समूह के रूप में विकसित हुआ। और ये जो पूंजीवादी वर्ग यही चाहता था कि व्यापार और वाणिज्य में इनको कई प्रकार की सहूलियत मिले, सुविधा मिले, लाभ मिले। इस परिस्थिति में इस वर्ग ने तत्कालीन समय में जो सब राज्य एक दूसरे से अलग थे, उसके जगह पे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जहाँ पर ये व्यापार और वाणिज्य को इनको प्रोत्साहन मिल सके। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब हम लोग आगे की टॉपिक पर विचार करते हैं कि ठीक उदारवाद स्थापित करना चाहते थे मध्यम वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग, लेकिन उनके दृष्टि में राष्ट्रवाद क्या था। तत्कालीन समय में देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसा स्वरूप था
जो कि उन्हें जटिल शासन व्यवस्था, जटिल सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक नियमों से उन्हें आज़ादी दिला सके, यानी कि तत्कालीन समय में राष्ट्रवाद उदारवाद के रूप में था। और उदारवाद की बात करें तो इंग्लिश भाषा के शब्द लिबरलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में उदारवाद कहते हैं, लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग राष्ट्रवाद के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता या फिर उदारता चाहते थे। इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: सामाजिक उदारता, राजनीतिक उदारता और तीसरी आर्थिक उदारता। पहले सामाजिक उदारता के बारे में बात करते हैं। सामाजिक उदारता की चर्चा करें तो उदारवाद का मतलब ये था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, अपने इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी हो, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार हो। तो ये बराबरी चाहता था, विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहता था। दूसरा वर्ग राजनीतिक रूप से था, राजनीतिक यानी कि शासन करने वाला वर्ग। तो शासन व्यवस्था में यह वर्ग उदारवाद चाहता था। किस रूप में? पहला तो ये कि निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, पादरी वर्ग के लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसको समाप्त कर दिया जाए, संसदीय व्यवस्था आधारित संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए। यह जो राजनीतिक वर्ग था, निजी संपत्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी भी मांग किया करता था कि सभी को निजी संपत्ति मिले। वोटिंग के बारे में कहा जाता था कि वोटिंग उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जिनके पास संपत्ति हो। तो ये वोट देने का अधिकार, निरंकुश व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त करना, प्रतिनिधित्व आधारित यानी चुनाव आधारित, वोट आधारित संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो, इस प्रकार की डिमांड जो है राजनीतिक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र की बात करें। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उदारवाद था उसके अर्थ ये निकाला जा रहा था, बाजारों को राजनीतिक सामाजिक प्रभाव से मुक्त किया जाए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आवागमन पर सरकार के द्वारा जो करें लगाई जाती है उस कर को समाप्त किया जाए, व्यापार के ऊपर जो राजकीय नियंत्रण है उसको समाप्त किया जाए, ताकि लोगों को व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से लाभ कमाने, फैक्ट्रियों का विकास करने का अवसर मिले। तो इसी क्रम में एक एग्जाम्पल्स के रूप में दिया, तत्कालीन समय में व्यापार करना कितनी मुश्किल स्थिति थी। 1833 ईस्वी में बताया गया है कि हैम्बर्ग से लेकर के न्यूरेमबर्ग तक यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाका यानी कि टोल टैक्स से होकर के गुजरना पड़ता था, और प्रत्येक जगह जो है उन्हें 5% का टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण इन्हें काफ़ी नुकसान होता था। इसी प्रकार से लोगों की तत्कालीन समय में माप तौल की इकाई अलग अलग थी, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं थी, तो ये सारा व्यवस्था बदलाव, तो ये लोग चाहते थे इस व्यवस्था में बदलाव हो। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए 1834 ईस्वी में प्रशा के द्वारा, प्रशा वर्तमान समय में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, इस प्रशा के द्वारा एक शुल्क मुक्त संघ यानी कि टैक्स फ्री जोन के रूप में ज़ोलवेराइन संघ का निर्माण किया गया। इस ज़ोलवेराइन संघ के तहत सभी व्यापारिक अवरोध यानी टोल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। अलग अलग प्रकार की मुद्राओं की जगह पे केवल 2 मुद्राओं को ही महत्व दिया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था तत्कालीन समय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक बातें जो है अगले क्लास में होगी।